गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग बायो सावर्ट लॉ को समझ चुके थे। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए। ठीक है, यानी कि बायो सावर्ट लॉ का कंसेप्ट ही आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक बार फिर से हम लोग बायो सावर्ट लॉ को रिकॉल करते हैं कि अगर कोई करंट एलिमेंट होता है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रही है तो उससे उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका था बायो सावर्ट लॉ, जिसमें जो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, उस एलिमेंट में फ्लो होने वाली करंट के, उस एलिमेंट की लेंथ के, जो भी वायर की लंबाई है, और जिस पॉइंट पर आपको उसे पता करना है वहाँ से एलिमेंट को मिलाने वाली जो डिस्टेंस है उनके बीच में बनने वाला, करंट एलिमेंट के बीच में बनने वाला एंगल थीटा, यानी कि साइन पैरामीटर के साथ साइन थीटा, और उस एलिमेंट और उस पॉइंट को मिलाने वाली जो डिस्टेंस है आर, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने बायो सावर्ट लॉ में देखा था। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी इनफाइनाइट वायर के लिए फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए या के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, या तो फिर ये कहेंगे कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर पूछेंगे या इनफाइनाइट लेंथ, फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन इसी में मर्ज हैं। देखिए, लास्ट में अगर हम कंडीशन रख देंगे तो वो इनफाइनाइट वायर के लिए बन जाती हैं। अभी फिलहाल हमने ज़्यादा लंबा तो वायर नहीं बना सकते हम डायग्राम में, इसलिए हम जनरली दो एंड एक्स और वाई नाम देते थे, यानी कि ये और आगे की तरफ लंबा चलता जा रहा है और एक पीछे की तरफ चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रही है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया हमने सी, जिससे इस वायर से, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, दैट मीन्स इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पी ले लिया जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे थे, उसी तरह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं कि कंडक्टर से इसकी डिस्टेंस कितनी है। ये हम सीधी सीधी डिस्टेंस लेते हैं ए। ठीक है, अब हम लोग पहले डायरेक्ट स्ट्रेट वायर के लिए फाइंड आउट ना करते हुए पहले एक छोटे से सेक्शन के लिए फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि फिजिक्स में अंदर मोस्ट ऑफ दी यही कंसेप्ट यूज होता है कि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन से पहले हम एक छोटा सा पार्ट सॉल्व करते हैं। उस छोटे से हिस्से को आपको मोस्ट ऑफ द डेरिवेशन में यही देखने को मिलेगा कि पहले हम एक छोटा सा हिस्सा सॉल्व करेंगे, छोटा सा पार्ट सॉल्व करेंगे, और उस पार्ट के लिए फाइंड आउट करके फिर हम उस बड़ी लेंथ पर जाएंगे। तो पहले हम डायरेक्ट पूरे एक्स वाई के लिए ना फाइंड आउट करते हुए यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लेते हैं ए सी। एक पॉइंट तो था ही, एक और ले लेके इसकी लेंथ लिखते हैं डी एल, क्योंकि इस वायर की लेंथ मान लीजिए एल होगी तो उस एल का छोटा हिस्सा कहलाता है डी एल। और हमें पता है कि इस एलिमेंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, आर, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये करंट एलिमेंट और ये पॉइंट है, ये क्या एंगल बनाते हैं, थीटा, जैसा कि हमने बायो सावर्ट लॉ में देखा था कि करंट एलिमेंट और करंट एलिमेंट से पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उनके बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक है, अब देखिए ये तो थीटा है, लेकिन इस पॉइंट पर आप इस पूरे वायर के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी रेंज क्या हो सकती है, पूरे वायर के बराबर होगी। जैसे मैंने अभी सिंपल इस एलिमेंट की बात की है
तो इन दोनों से इसके बीच का एंगल जो बनेगा वो मान लीजिए फाई है, ठीक है। यानी कि इतने छोटे एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस छोटे एलिमेंट के लिए इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जो भी फाइंड आउट होगी, ठीक है, वो हम dB मान लेंगे। और ये जो एंगल बनेगा इन दोनों एलिमेंट से इस पॉइंट P के बीच का, क्योंकि इतनी रेंज तक के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो dB होगी, तो उसका एंगल बनेगा फाई। उसी तरह अगर इस एंड तक के लिए अगर हम फाइंड आउट करें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ का एंगल जो होगा ये कहलाएगा φ2। ये पूरा यहाँ से मर्ज करके बनाना है, क्योंकि ये मिडिल पोजीशन है, मिडिल से इनफाइनाइट यानी नीचे इनफाइनाइट तक की बात करें तो ये एंगल होगा φ2। और उसी तरह अगर ऊपर की बात करते हैं, पूरे वायर के लिए निकालना है अगर आपको, तो पूरे वायर की कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर निकालने के लिए नीचे वाला एंगल तो पूरा आधा जो है φ2 हो गया और ऊपर वाला हाफ φ1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका कैलकुलेशन किया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि मान लीजिए XY एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और जिसके अंदर करंट I फ्लो कर रही है। करंट I की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, Y से X की ओर है, और जो डिस्टेंस है इस एलिमेंट की इस पॉइंट से वो A ले ली। अब हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए हम इस वायर पर एक छोटा सा एलिमेंट dl लेते हैं, और इस छोटे से एलिमेंट dl के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे बायो-सावर्ट लॉ से, ठीक है। पहले आप मेन क्वेश्चन नोट कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग straight current carrying wire, ठीक है। अब यहाँ पर आप एज्यूम करेंगे कि सबसे पहले इस छोटे एलिमेंट के कारण फाइंड आउट करेंगे, फिर पूरे वायर के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो अभी छोटे एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं, यानी कि बायो-सावर्ट कैपिटल, क्योंकि किसी का नाम है ये, बायो-सावर्ट्स लॉ, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट। अभी हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं, लेकिन किसके कारण, करंट एलिमेंट dl के कारण, ठीक है। तो उसे हम छोटी सी फील्ड मानेंगे, उसकी वैल्यू कम होगी ना, क्योंकि अभी हम केवल dl के लिए ले रहे हैं। तो dB इक्वल टू μ0 4π। मैंने जब ये प्रूफ किया था तो k कांस्टेंट बताया था और k की वैल्यू μ0 4π बताई थी, ठीक है। तो ये dB इक्वल टू μ0 4π, और क्या होता है, बायो-सावर्ट लॉ IDL साइन थीटा अपॉन r²। ये r ये वाला है, ये डिस्टेंस जो इसकी r मानी जाएगी, ठीक है। अब हमें 1 बाय 1 इस पूरे फाई एंगल तक पहुंचना है, क्योंकि अभी हम लोग इस छोटी रेंज के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले हम इस थीटा की हेल्प से कहाँ पहुंचेंगे, फाई पर पहुंचेंगे। फाई से हम लोग φ1 और φ2 पर, मतलब हमें पूरी रेंज को कवर करना है, और रेंज कवर करने का एक ही तरीका है, एंगल, ठीक है। पहले फाई के लिए फाइंड आउट करेंगे, फिर φ1 से φ2 तक पहुंचेंगे। तो अभी हमको कंसेप्ट कुछ समझ आ रहा है। यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है ACP। इन ट्राइंगल ACP में आपको एक 90 डिग्री दिख रहा है। दैट मीन्स बचे हुए दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, दैट मीन्स 90 प्लस थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180। तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 माइनस 90, दैट मीन्स थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने समझाने के लिए 3 स्टेप लिखी है
कि अंडरस्टूड है अगर एक एंगल 90 है तो 180 में से 90 बचा तो बचे हुए दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा था आपको कि मुझे साइन थीटा से फाई पर कन्वर्ट होना है, तो मेरे पास अभी यहाँ फॉर्मूले में साइन थीटा दिख रहा है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नेम दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन टेकिंग साइन, दोनों पक्षों का या दोनों साइड का हम साइन ले लेंगे, ऑन बोथ साइड, दोनों ही तरफ हमें साइन लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जो फाई है मुझे चाहिए, थीटा मेरे पास है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और सॉल्व करके मैंने लिखा है थीटा इक्वल टू 90 माइनस फाई। ठीक है, क्योंकि इसके पास हमारे पास इसका फॉर्मूला है, तो दोनों साइड का साइन ले लिया, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई क्या होता है, कॉस फाई होता है। यहाँ पर आपका मैथ्स का रूल लगेगा, 90 माइनस के एंगल जितने भी आते हैं वो चेंज हो जाते हैं, साइन का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। ठीक है, और 90 है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है दैट मीन्स एंगल आएगा आपका पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर 90 माइनस फाई है, तो फाई मतलब एंगल कॉस फाई आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी बी इक्वल टू म्यू 0 4 पाई आई डी एल, साइन थीटा की जगह कॉस 5 बाय आर स्क्वायर। मतलब हम यहाँ पर थीटा वाली रेंज से हटकर, क्योंकि मुझे इस रेंज को फाई में कन्वर्ट करना है, अब फाई से मेरे को पूरे वायर के लिए फाइंड आउट करना है। अभी मैंने सिर्फ इतनी सी रेंज के लिए इस थीटा से फाई पर आ गई, मैं ये वाले एंगल पर आ गई। अब इसी एंगल को फाई 1 फाई 2 में कन्वर्ट कर देंगे। और उससे पहले आप देखिए कि ये जो रेंज थी छोटी वाली, इस रेंज में आपको और क्या नज़र आ रहा है, एक तो ये आर, ठीक है, क्योंकि ये आर धीरे धीरे बढ़ के इसकी लेंथ ऊपर तक एक्स तक और वाई तक की कैलकुलेट होने वाली है। ये जो डीएल है, इस डीएल की साइज बढ़ के इतनी बड़ी हो जाएगी, मतलब जितनी भी वायर की लेंथ है वो टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग फिर से ये जो आर है ये केवल इतने से एलिमेंट की लेंथ है, अगर ये पूरे एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो ये आर हटकर पूरी नीचे तक वाई की जो लास्ट रेंज होगी वो कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर मुझे अभी फिलहाल आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब मैं कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस थीटा को रिप्लेस करूँगी, इस आर को रिप्लेस करना है। ठीक है, डीएल को रिप्लेस करेंगे, तो अभी हम यहाँ पर थीटा और आर दोनों को टारगेट में रखते हैं। थीटा से हम लोग किस पे आ गए, 5 पर आ गए। अब मुझे इस आर स्क्वायर को हटाना है यहाँ से, क्योंकि आर स्क्वायर किसके लिए, छोटे से एलिमेंट के लिए लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक के लिए मुझे आना है पूरे वायर की लेंथ के लिए। तो पूरे वायर की आखिरी रेंज यहाँ पर कहीं होगी, ये डिस्टेंस होगी, तो इस डिस्टेंस को यहाँ तक कन्वर्ट करना है, इस आर को यहाँ कन्वर्ट करना है। तो इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आर कहाँ मिलेगा, आपको ध्यान से देखना इस डायग्राम में कि ये है आपका हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये जो ए है ये तो इसके बीच के डिस्टेंस है। ये जो डीएल है, ठीक है, ये जो डीएल है, अगर हम लोग इस फाई को मानकर चलते हैं तो फाई को मानने से 90 और फाई के बीच की डिस्टेंस कहलाती है बेस। इसे मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 90 डिग्री है। अगर मैं इस ट्रायंगल में एंगल को फाई लेकर चलती हूँ तो फिर ये बेस कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, और अगर थीटा कैलकुलेट करते हैं तो बेस ये कहलाता है, पर हमें थीटा लेना ही नहीं है, हमने तो थीटा को ऑलरेडी रिप्लेस करके फाई में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम फाई कैलकुलेट करेंगे। तो इन ट्रायंगल CAP में CAP कॉस फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना होता है, A, और हाइपोटेनियस होता है R। ठीक है, A/R, तो R इक्वल टू A अपॉन कॉस फाई। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे तो क्वेश्चन में R स्क्वायर दे रखा है, तो मैं यहाँ स्क्वायर कर दूंगी दोनों साइड, तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई।
ठीक है, तो यहाँ से cos फाई इक्वल टू A/R हो जाएगा। ओके, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। cos फाई, ये R की जो वैल्यू है, ये cos फाई इक्वल टू A/R होगा, तो R की जो वैल्यू थी वो A/cos फाई हो गया। ओके, सही किया था ये, क्योंकि हमें R की ही फाइंड आउट करनी है। cos फाई और R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर फाई। अब देखिए, ये जो 1 अपॉन cos स्क्वायर फाई था, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कि 1/cos कितना होता है, सेक होता है। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट किया A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई में। ठीक है, यहाँ से मुझे R स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यू को भी जाकर कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर, ये वाली आप सेकंड नाम दे दीजिए, क्योंकि फर्स्ट से आपने थीटा को रिप्लेस करके सेकंड ये वाली बना ली है। अब यहाँ पर R स्क्वायर था, R स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर आप यहाँ पुट कर देंगे। इस डेरिवेशन ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप 1/1 पहले आप थीटा को रिप्लेस करिए। ठीक है, वही ट्राइंगल उठाकर, कौन सा वाला, ACB। उसी तरह अब आपको सेकंड नंबर पे R स्क्वायर को रिप्लेस करना है, तो R स्क्वायर की वैल्यू निकाल के ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगी, dB इक्वल टू μ0 4 पाई IDL cos फाई, और नीचे रख देंगे वैल्यू R स्क्वायर की A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। अब हमारा तीसरा टारगेट है, इस जो मेन फार्मूला था उसमें से, ये जो मेन फार्मूला था उसमें से साइन थीटा को रिप्लेस करा कॉस में, R स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया A स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई में। अब DL हमें छोटे वाले एलिमेंट के लिए नहीं निकालना है, ये तो हमने इनिशियल स्टार्टिंग की है। इस DL को हमें पूरी लेंथ में रिप्लेस करना है, मतलब अभी भी इस फॉर्मूले में DL नहीं होना चाहिए। तो इस DL को रिप्लेस कैसे करेंगे हम लोग, तो DL को रिप्लेस करने के लिए अभी भी हमारे पास एक ही तरीका है, कौन सा, ट्राइंगल ACP। ये वाली लेंथ है DL, ठीक है, और एंगल कौन सा लेना है, हमेशा फाई वाला। तो एंगल फाई के सामने वाला क्या कहलाता है, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर, बेस तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस यहाँ पर A बन जाएगा। ठीक है, तो अगेन हम लेंगे, अगेन इन ट्राइंगल ACP tan फाई इक्वल टू P अपॉन B, और P हो गया आपका परपेंडिकुलर DL और B हो जाएगा बेस A। ठीक है, अब देखिए ये तो DL छोटी सी लेंथ थी, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को सेंटर मानोगे और इस आखिरी वाले एंड को भी अगर मानोगे, लास्ट वाले एंड को, तो ये जो DL है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, L, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी लेंथ L चाहिए थी, तो मैं यहाँ DL की जगह क्या लिख सकती हूँ, L। ठीक है, पूरी लेंथ L के लिए, तो L/A tan फाई, तो L की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी A tan फाई। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यह पूरी लेंथ L के लिए फॉर्मूला लगाए। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पूरी लेंथ का था, तो पूरी लेंथ से मुझे DL को फाइंड आउट करना है। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन में DL जो था, ये जो L विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसा लिख दीजिए फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि सामने वाला टर्म फाई है और इधर L है, तो L एज इट इज़ रहेगा, D/D फाई लिखा जाएगा। आपको मैंने बताया कि डिफ्रेंशिएशन हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है वो नीचे आता है, तो D/D फाई, क्योंकि भी फाई के रिस्पेक्ट में करना है, इक्वल टू D/D फाई क्या होगा सामने, A tan फाई। ठीक है, अब आपको इसके आगे टर्म में DL/D फाई और A कांस्टेंट रहेगा, और D/D फाई का फॉर्मूला आप देखेंगे सेक स्क्वायर फाई। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले देखें, क्योंकि tan फाई का क्या होता है,
सेक स्क्वायर 5 होता है। ए तो कांस्टेंट है क्योंकि ए जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ एंगल और ये लेंथ चेंज हो रही है, तो लेंथ चेंज हो रही है, दैट मीन्स dl/d5 तो लिख ही दिया हमने, और एंगल चेंज हो रहा था तो हमने कर दिया, 10 का होता है सेक स्क्वायर 5 का। तो यहाँ से dl क्या कहलाएगा, a सेक स्क्वायर 5, d5 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये d5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने जो इक्वेशन नंबर 3 नेम दिया था यहाँ पर, अब यहाँ पर dl की वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, वो आकर पुट करनी है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, अब 3 वाली इक्वेशन देखिए, dB इक्वल टू μ0 4 पाई, ठीक, और यहाँ पर हमने I dl cos phi और क्या लिखा था 3rd इक्वेशन में, a स्क्वायर सेक स्क्वायर 5 लिखा था, ठीक। तो dB इक्वल टू μ0 4 पाई I dl की जगह मुझे क्या क्या लिखना है, ये पूरा टर्म I a सेक स्क्वायर 5 d phi cos phi, ठीक है। ये पूरा टर्म मैंने dl की जगह लिख दिया जो यहाँ से मिला, और पीछे cos phi था वो एज इट इज़ लिख दिया, अपॉन में a स्क्वायर सेक स्क्वायर 5। अब देखिए सेक स्क्वायर 5 से सेक स्क्वायर 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, और इस एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी गेट dB इक्वल टू μ0 4 पाई I के बाद है cos phi d phi, ठीक है, और नीचे बचा केवल 4 पाई, एक a बच गया है नीचे, ठीक है। हम यहाँ तक पहुँच चुके, तो ये तो रही हमारी मेन इक्वेशन जिसमें हम dl को हटा चुके। अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेंज में क्या चाहिए, हमें 5 पाई चाहिए, और a तो कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, पूरे वायर में I करंट ही फ्लो हो रही है, एंगल जो भी था dl हटा दिया और R भी हटा दिया, क्योंकि हमें पूरे वायर को कन्वर्ट करना था, तो हमने छोटे से एलिमेंट में जो जो चीज़ें ली थी उसको रिप्लेस कर दिया। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो निकालना है phi1 से phi2 के लिए निकालना है, ठीक है, लिमिट पुट करना है, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। जब भी बड़े हिस्से से छोटा टुकड़ा निकालना होता है, छोटा पार्ट निकालना होता है, तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लेकिन अभी छोटा पार्ट हमारे पास है, यहाँ से हमें पूरी बड़े लेंथ के लिए निकालनी है, यानी कि छोटे से हमें ये जो पार्ट था, पार्ट से हमें पूरे पे जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग लिमिट, यहाँ पर हम लिमिट पुट कर रहे हैं, हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, फ्रॉम -phi1 टू phi2, ठीक है। phi1 से कहाँ तक लेना है, phi2 तक लेना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि phi1 माइनस क्यों लिया है। अब देखिए, जब आप पूरी रेंज फाइंड आउट करते हैं तो आप किसी भी ऊपर से स्टार्ट करेंगे या नीचे से स्टार्ट करेंगे, किसी भी एक पॉइंट से आप इसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप phi1 को नीचे मानिए, जैसे मैंने phi2 को नीचे माना है, ठीक है। तो phi1 को अगर आप नीचे मानते हो तो नीचे से स्टार्ट करके पूरा ऊपर तक ले जाएंगे, तो नीचे वाला एंगल यानी कि माइनस से शुरू करके कहाँ ले जाएंगे, प्लस तक, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप काम करिए, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं लोग, जैसे रेंज स्टार्ट हो रही है ना पूरे वायर की, और पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, तो रेंज हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये मिडिल लाइन है, तो ये वाला एंगल हो गया phi1 से लेकर आपको ऊपर तक जाना है, दैट मीन्स phi2 तक जाना है, तो नीचे से ऊपर की तरफ स्टार्टिंग होगी एंगल की, तो नीचे यानी कि ये मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन से नीचे जो आएगा वो -phi1 होगा, और उसके ऊपर वाला phi2 होगा। आप चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं, ऊपर से स्टार्ट करके phi2 -phi1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लिमिट पुट करेंगे -phi1 से phi2, तो यहाँ पर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन -phi1 टू phi2 dB इक्वल टू इंटीग्रेशन -phi1 से phi2, क्या होगा पूरा टर्म μ0 4 पाई I cos phi d phi अपॉन a, ठीक है। अब देखिए किसी भी नंबर का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 1 या जिसके भी रिस्पेक्ट में हो, इंटीग्रेशन का रूल आप लोग देखिए, इंटीग्रेशन रूल में जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसकी वैल्यू आती है 1, क्योंकि अगर यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो एज इट इज़ टर्म आ जाता है। जैसे कि एक बार लिखकर बता देते हैं आपको
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन x का रिस्पेक्ट में करते हैं, किसका, 1 का करते हैं, तो 1 की जगह वही टर्म आ जाता है सिंपली x, मतलब इंटीग्रेशन हट जाता है और जो 1 था उसका इंटीग्रेशन क्या लिखा जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में किया है वो। तो सेम उसी तरह dv का 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आंसर आएगा, b इक्वल टू φ1 φ2। दैट मीन्स पूरी के पूरे वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर लिमिट रखने की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पूरी मैग्नेटिक फील्ड b ही काउंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर μ0 4π कांस्टेंट है, याद रखिएगा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करने से कोई सेंस नहीं है। इंटीग्रेशन आपको छोटे से पार्ट से फोल पे ले जाता है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ती रेंज में ले जाता है, पर जो चीज़ें कांस्टेंट है वो छोटे पार्ट के लिए भी कांस्टेंट है और बड़े पार्ट के लिए भी कांस्टेंट है, इसलिए μ0 4π एज इट इज़। आई जो करंट फ्लो हो रही है वो पूरे वायर में हो रही है जो कि कांस्टेंट है। ए क्या है, उस वायर से जस्ट मिडिल डिस्टेंस है उस पॉइंट तक की, जो कि हमेशा वायर कितना भी बढ़ जाए ऊपर या नीचे, उस ए की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ चेंज क्या होगा, एंगल। तो इंटीग्रेशन -φ1 से φ2 cos φ d φ। ठीक है, cos φ d φ। अब हमें पता है कि cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, μ0 4π I/a cos φ d φ। इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का साइन होता है। ठीक है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन φ, और चूंकि ये एंगल है φ, ये चेंज हो रहा है कहाँ से, -φ1 से φ2 क्यूब। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी लिमिट पुट करेंगे। देखिए हमारे पास टर्म था b = μ0 4π I/a साइन φ φ1 से φ2। इसको ध्यान से समझिए, आपके लिए शायद नया है, ये मैथ्स है पूरा, इंटीग्रेशन लेना, ये भी जो मैंने इंटीग्रेशन और लिमिट पुट किया, डिफरेंशिएशन किया, ये आपके मैथ्स के पार्ट में आएगा। तो μ0 4π I/a, देखिए लिमिट हमेशा जो एंगल है, जैसे φ1 φ2 है, ये φ की जगह रखे जाएंगे। ठीक है, तो लिमिट रखना दैट मीन्स याद रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, हमेशा क्या फॉर्मूला यूज होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है φ2 और लोअर लिमिट क्या है φ1। तो एक बार साइन इस φ की जगह क्या रखाया जाएगा, φ2, फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस, और दूसरी बार इस φ की जगह लिखाएगा माइनस साइन -φ1। ठीक है, अब आप देखिए b = ये ब्रैकेट हटा दीजिए और ये ब्रैकेट साइन φ की जगह -φ1 लिखा है, μ0 4π I/a साइन φ2। अब देखिए ये साइन का कोई भी माइनस थीटा, ठीक है, ये भी मैथ्स का कंसेप्ट है कि साइन में अगर कोई भी माइनस का एंगल लेते हैं तो वो फाइनली पूरे टर्म को माइनस कर देता है, यानी कि वो माइनस साइन थीटा कहलाएगा। ठीक है, जबकि कॉस का माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा ही कहलाता है, माइनस भी हो तो वो प्लस हो जाता है, जबकि साइन में अगर एंगल माइनस हो तो फाइनली वो माइनस हट के आगे भी लग सकता है। ठीक है, तो ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस साइन φ1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक तो हमारा डेरिवेशन था किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए, यहाँ तक हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनफाइनाइट हो, अगर वायर की लेंथ ही इनफाइनाइट हो जाए तो फिर डेरिवेशन क्या होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर तक के लिए तो आप ये निकाल चुके हो कि उस वायर की जो वैल्यू है वो आप सिंपली φ1 + φ2 करके दिखा सकते हो। लेकिन अगर ये वायर इनफाइनाइट होता जाएगा तो आप ध्यान से समझिए, ये जो एंगल है ना φ1 φ2, ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये और इतना बढ़ जाएगा, ये φ1 और φ2 धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे इसकी लेंथ के साथ, और एक लिमिट आ जाएगी जहाँ पर इसकी वैल्यू आप 90 डिग्री एज्यूम करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी एंगल अगर इस तरह आगे की तरफ बढ़ता जाए तो उसका फाइनल वैल्यू होती है 90 डिग्री। ठीक है, इनफाइनाइट के लिए यही लेंथ आएगी 90 डिग्री 90 डिग्री। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, इनफाइनाइट के लिए φ1 = φ2 = π/2, दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। तो b = μ0 4π I/a sin 90 प्लस साइन
90। ठीक है, तो b इक्वल टू म्यू 0 4 पाई i बाय a। साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, तो b इक्वल टू म्यू 0 4 पाई i बाय a, और ये क्या हो जाएगा 2i। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, देन फाइनली b इक्वल टू म्यू 0/2 पाई i बाय a। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप प्रिपरेशन करते हैं JEE वगैरह उसमें भी पूछा जाता है। ठीक है, वहाँ पर न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न करने होते हैं। इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, वहाँ पर एंगल की वैल्यू आपको कुछ भी दे सकते हैं न्यूमेरिकल में, करंट की वैल्यू दे देंगे, डिस्टेंस दे देंगे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो ये डेरिवेशन बड़ा है थोड़ा सा, आप इसे खुद प्रैक्टिस करिए, इसको पार्ट वाइज सॉल्व करिए जैसे मैंने आपको समझाया है। पहले आप थीटा को रिप्लेस करिए, फिर r² को रिप्लेस करिए, फिर dl को रिप्लेस करिए। ठीक है, और ऐसे चेंज करते करते उसके बाद आप छोटे पार्ट से बड़े पे जा रहे हो, यानी इंटीग्रेशन कर लो। तो इस तरीके से आप पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।